अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई डी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल करने वाले हैं द हिंदू का। कल अपनी क्लास की ब्रेक था, कल मैं ट्रैवल कर रहा था तो बीच बीच में ब्रेक्स आते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। चलिए, एडिटोरियल का नाम है इन कंजंक्शन। यह आर्टिकल लिखा हुआ है हमारे हक और हमारी ड्यूटीज़, हमारे फ़र्ज कैसे आपस में हाथ से हाथ मिला करके चलते हैं, दोनों के बीच में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आज की सारी वोकैब, ग्रामर, स्ट्रक्चर्स जो अभी आप सीखने वाले हो अगले आधे घंटे में इस क्विज़ पे अप्लाई होंगी। ये आपका मोटिवेशन क्विज़ है। मन से आप पढ़ा करो, सीखा करो, फिर क्विज़ में 5 में से 5 या 6 में से 6 मार्क्स लिया करो। इसको एक ट्राई आप अभी दे सकते हैं। सेशन के लास्ट में इसका सोल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है इन कंजंक्शन। देखिए, कंजंक्शन आप जानते हो इंग्लिश में भी आती है। क्या काम होता है कंजंक्शन का? दो चीज़ों को आपस में मिलाना। कंजंक्शन वर्ड बना है जंक्शन प्लस में को। जंक्शन मतलब एक मिलाप, है ना, दो चीज़ों का आपस में। कंजंक्शन वर्ड का मतलब ये होता है कॉम्बिनेशन, अलायंस, दो चीज़ों का आपस में जुगलबंदी कहलाता है कंजंक्शन। कह रहा है कोई चीज़ जो है ना वो हमेशा रहती है इन कंजंक्शन, इन जुगलबंदी, इन अलायंस, हाथ में हाथ मिला के रहती है। और बात किसकी की जा रही है? ऑन इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एक जनतांत्रिक समाज के, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के इवोल्यूशन की बात हो रही है, उसके डेवलपमेंट या ग्रोथ की बात हो रही है। अब देखो, ये पूरी बात इसके टाइटल पैराग्राफ में बताएगा। ये वर्ड देख लेना, कंजंक्शन है ना, कॉम्बिनेशन या अलायंस। इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रोथ, डेवलपमेंट, किसी चीज़ का विकास। कहना ये चाह रहा है, कह रहा है इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन राइट्स आर गारंटीड बाय द स्टेट। कह रहे किसी भी इंसान का, किसी भी इंडिविजुअल का जो ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्ज, कर्तव्य। कह रहे हमारे सभी के, एक एक पर्सन के जो कर्तव्य हैं, जो फर्ज हैं, वो तभी मीनिंगफुल होते हैं, तभी उन सार्थक होते हैं, वो तभी उनका कोई मीनिंग निकलता है जब हमारे हक जो है ना, हमारे राइट्स जो हैं, वो सभी के सभी गारंटीड होते हैं स्टेट के द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा। तो अगर सरकार हमें हक देती है, हमारे राइट्स को गारंटी करती है, तभी हम लोग अपने फ़र्ज के लिए मीनिंगफुल होते हैं। हमारे फ़र्ज को निभाना एक मीनिंगफुल काम हमारे लिए होगा। कोई आदमी जिसको राइट्स मिले ही नहीं हुए, उससे कभी भी उसके ऑब्लिगेशन की, फुलफिलमेंट की कभी भी एक्सपेक्टेशन ना रखें। पहले अधिकार फिर हक, है ना, साथ में चलते हैं। समझ गए? ऑब्लिगेशन की वर्ब है इज, राइट्स की वर्ब है आर गारंटीड। पैसिव वॉइस में इंडिविजुअल मतलब एक आदमी, ऑब्लिगेशन के सारे सिनोनिम है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। आज आर्टिकल की वोकैब बहुत हैवी है ना, बहुत सारे वोकैब वर्ड्स आप देखेंगे। अब जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वोकैब शीट पे, ताकि सबको पहले ही एक बार में देख डालें। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर और iOS दोनों पे अवेलेबल है योर इंग्लिश ट्यूटर। ऐप पे मिलेंगे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो कि मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। बैंकिंग का कॉम्बो अवेलेबल है 475 में। 1 साल की वैलिडिटी है, प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपको करवाई जाती है। उसी तरीके से आपको मिलेगा बेसिक से एडवांस इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स, जिसमें आपको हर एक एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं लिखना सिखाता हूँ। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टॉपिक हो, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, है ना, हर चीज़ इसमें कवर्ड है। इस कोर्स की कीमत है 850 रुपीज़ 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इस कोड को अगर आप लगाते हैं तो 525 रुपये में ये कोड आपको मिल जाता है। जरूर से कोर्स को लगा लिया करो, बेनिफिट ले लिया करो। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू ऐप, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। चलिए अपनी वोकैब शीट है। सारे नए पुराने वर्ड्स इसी शीट में आपको मिलेंगे। रोज़ अपडेट होती है डिटेल में। इस अपडेटेड शीट को रोज़ आप इसी ग्रुप से डाउनलोड करें, ऑफिशियल YT नो चैट्स, है ना, इस ग्रुप के अंदर आपको शीट मिल जाती है। आज के अपने पास वर्ड्स हैं। कॉर्नर स्टोन एक पुराना वर्ड है, बहुत पहले कर चुके हैं। इंस्ट्रूमेंटल नया वर्ड है। हार्बर ये भी नया वर्ड है। ल्यूडिक्रस पुराना वर्ड है। एनश्राइंड काफ़ी बार कर चुके हैं। और टेन्यूअस ये भी पुराना वर्ड है। सबको देख लें फटाफट से। देखिए, कॉर्नर प्लस में स्टोन, कॉर्नर को और स्टोन को जोड़ के वर्ड बनाया हुआ है। स्टोन मतलब पत्थर, कॉर्नर मतलब किनारा। आपके घर के किनारे का जो पत्थर होता है ना, जिसके ऊपर घर की छत खड़ी है, तो वो चारों किनारों पे जो पत्थर पड़े हैं वो है कॉर्नर स्टोन। अब बताओ कॉर्नर स्टोन क्या है? कॉर्नर स्टोन है किसी भी चीज़ की फाउंडेशन, यानी कि नींव। किसी भी चीज़ का सबसे बड़ा सहारा कहलाता है कॉर्नर स्टोन। अगर घर का कॉर्नर स्टोन निकाल दें तो पूरा घर ढह जाएगा। किसी भी चीज़ का कॉर्नरस्टोन उसको ढहने से बचाने के लिए सहारा देता है।
हार्ड वर्क इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क जो है वही नींव है, वही सहारा है सक्सेस का। अगर सक्सेस पाना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इसी नींव के आगे हार्ड वर्क जो है इसके ऊपर बनता है। आ गया समझ में? इसको बेड रॉक भी बोलते हैं, वो वाली रॉक जो आपके बेड के नीचे पड़ी है जिसके कारण आपका बेड टिका हुआ है, बेड रॉक। और मेन स्टे भी बोलते हैं जिस चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ मेनली स्टे करती है, जिस चीज़ का सहारा लेके खड़ी रहती है। तीनों वर्ड्स एक दूसरे से मिले हुए हैं। चलिए अगला वर्ड है इंस्ट्रूमेंटल। ये वर्ड बना है इंस्ट्रूमेंट से। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डिवाइस या उपकरण, किसी भी काम को साधने के लिए कोई चीज़ है ना, इंस्ट्रूमेंट। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है थर्मामीटर, आपके टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है किसी भी काम को साधने के लिए एक डिवाइस। अब वहीं से एडजेक्टिव बनाया है, ऐसी कोई चीज़ जो किसी काम को साधने के काम आए, किसी पर्पज़ को फुलफिल करने में हेल्पफुल हो या सपोर्टिव हो, कहलाएगी इंस्ट्रूमेंटल। अब एग्जाम्पल कर देखें कि सेंटेंस को। भगत सिंह हैड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भगत सिंह का एक इंस्ट्रूमेंटल रोल था, एक बहुत ही सपोर्टिव या हेल्पफुल रोल था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, फ्रीडम स्ट्रगल में। याद रहेगा ये वर्ड, इंस्ट्रूमेंट से इंस्ट्रूमेंटल। चलिए एक वर्ड अपने पास हार्बर। हार्बर के दो मीनिंग होते हैं, नाउन और वर्ब फॉर्म में अलग अलग। नाउन फॉर्म में हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, है ना, बंदरगाह, या फिर एक शरण, रिफ्यूज, या तो पोर्ट बोल दो या रिफ्यूज बोल दो, है ना। और वर्ब फॉर्म में हार्बर का मतलब होता है किसी चीज़ को कंसील करना और छुपा लेना, किसी चीज़ को अपने अंदर, फीलिंग को खास करके, है ना, किसी सामान को या फीलिंग को अपने अंदर छुपा लेना, उसको कहते हैं हार्बर करना। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। शी हैज़ बीन हार्बरिंग इल विल फॉर हर बेस्ट फ्रेंड आफ्टर द इंसिडेंट। अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए वो इल विल यानी बुरी भावना को हार्बर कर रही है, पनपा रही है, अपने अंदर छुपा रही है इस इंसिडेंट के बाद में। आया समझ में? अंदर ही अंदर किसी चीज़ को छुपाना हार्बर कहलाता है। अब देखो हार्बर जनरली गंदी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। कोई चीज़ आपने किसी की ले ली, छुपा ली, कोई फीलिंग उसके लिए रखी है ना। इसका अगर अच्छा वाला वर्ड देखें, अच्छा वाला सिनोनिम तो होता है चेरिश, संजोना। ये होता है छिपाना, पनपाना, ये होता है संजोना। कोई अच्छी मोमेंट्स हैं, कोई अच्छी मेमोरीज हैं जिनको आप चेरिश करते हैं, है ना। तो हार्बर और सिनोनिम तो है एक दूसरे के, चेरिश, लेकिन दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं। चेरिश नाम के वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखेंगे, मतलब एक ही है, कॉन्टेक्स्ट अलग है। रिफ्यूज, कंसील या हेवन भी बोलते हैं हार्बर को। चलिए ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है बेवकूफ़ाना, सिली, फुलिश, बेवकूफ़ी से भरा हुआ। इन अ ल्यूडिक्रस मूव सम एट रिस्क एडल्ट्स हैव रिफ्यूज टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19। एक बेवकूफ़ी भरे हरकत में करते हुए, एक बेवकूफ़ी भरी हरकत को कुछ ऐसे एडल्ट्स जो एट रिस्क हैं, जिनको पूरा जोखिम है, उन्होंने मना कर दिया है, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। 50 के ऊपर के हैं, 60 के ऊपर हैं, डायबिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी बेवकूफ़ हैं, कह रहे नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन नहीं चाहिए। अब इसको रिडिकुलस, एब्सर्ड या प्रीपोस्टर्स भी बोलते हैं, ल्यूडिक्रस को ही, है ना, बेवकूफ़ाने को। चलिए एक और वर्ड है एनश्राइंड। आपको ये वर्ड मैंने 50 बार करवा चुका हूँ कम से कम। श्राइन का मतलब होता है दरगाह। दरगाह में क्या होती है? किसी की कब्र होती है ना, किसी बॉडी को या मतलब अंदर दबा के रखा होता है, जहाँ पे दरगाह पे आप जाते हो, पूजा इबादत करते हो, है ना। अब देखो श्राइन एंड श्राइंड वर्ड उसी से आपको पकड़ना है। जब कोई चीज़, जैसे दरगाह में एक बॉडी होती है ना, एक कब्र होती है जिसके ऊपर दरगाह बनाई जाती है, वैसे ही कोई चीज़ अगर आपके अंदर बसा दी जाए तो वो आपके अंदर एनश्राइंड हो जाएगी, उसकी कब्र आपके अंदर बसी हुई है। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। आवर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे मूल अधिकार और कर्तव्य, हमारे हक और हमारे फ़र्ज एनश्राइंड है, अंदर बसे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। आया समझ में? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ लिखे हुए हैं, एनश्राइंड है। एनश्राइंड, एम्बेडेड, इंट्रेंच, इनहेरेंट, डीप रूटेड, डीप सूटेड, ये सारे के सारे रूटेड, सीटेड जो है ना, ये सब के सब एनश्राइंड के सिनोनिम है। इस आर्टिकल में इस वर्ड को भी आज आप देखने वाले हैं। लास्ट वर्ड अपने पास टेन्यूअस। टेन्यूअस का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर, महीन और पतला सा, वेरी थिन एंड वेरी वीक। देयर इज ए टेन्यूअस डिफरेंस बिटवीन अ सोल्जर एंड टेररिस्ट। एक सिपाही और एक आतंकवादी के बीच में एक टेन्यूअस सा डिफरेंस होता है। आप बॉर्डर के किस पार हो, ये डिपेंड करेगा आप क्या कहलाओगे। अगर इस पार हो तो आप सोल्जर हो, अगर आप बॉर्डर के उस पार हो तो आप टेररिस्ट हो, है ना, इस तरीके से। तो फ्रेजाइल, स्लिम, डेलिकेट या फ्लिमजी टेन्यूअस के सिनोनिम है। टेन्यूअस को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। तो ये 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में हमने कर लिए हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ, डिटेल में करते जाओ। चलिए अब मैं आपको समरी दे देता हूँ आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। देखो हुआ ये, फ़र्ज और हमारे अधिकार यानी कि हमारे हक और हमारी ड्यूटीज़ दोनों हाथ में हाथ मिला के चलते हैं, है ना। हमें इंडिविजुअल फ्रीडम मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन से, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फ़र्ज भी हैं जो हमें निभाने हैं। लेकिन अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या बोला कि फ़र्ज
जो हैं हमारे हकों से पहले आते हैं, है ना। पहले हमें अपने फ़र्ज पूरे करने चाहिए, उसके बाद हमें हकों की बात करनी चाहिए। तो इस बात पे बहुत कंट्रोवर्सी सी हो गई है ना, कंट्रोवर्शियल बात भी अपने आप में। हमारे आर्टिकल का ये कहना है कि दोनों चीज़ें हाथ में हाथ मिला के चलती हैं। कभी भी ऐसा मत बोलो कि फ़र्ज अधिकार से पहले हैं, अधिकार फ़र्ज से पहले हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। दोनों चीज़ें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले आप अधिकार दोगे, लोगों की सुरक्षा दोगे, है ना, राइट्स उनकी गारंटी करोगे, उसके बाद आप लोगों से एक्सपेक्ट करें कि वो अपने ड्यूटीज़ को यानी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेंगे। बस आज का आर्टिकल इसी चीज़ के ऊपर है। ये एक मैं कह सकता हूँ राइचस या एथिकल टोन का आर्टिकल है। एथिकल और राइचस टोन के आर्टिकल्स अक्सर आपको ये बताते हैं सही और गलत के बीच में क्या डिफरेंस है। ऐसे आर्टिकल को इस टोन में हम डालते हैं। चलिए आर्टिकल को शुरू कर लें। कह रहा द इवोल्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज सेंटर्ड अराउंड द एक्सपेंशन ऑफ राइट्स, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, लीडिंग टू द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। कह रहा है जो इवोल्यूशन है, जो डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन आप देख चुके हो ना, किसी भी चीज़ की ग्रोथ, डेवलपमेंट। कह रहा है जो इवोल्यूशन है, डेवलपमेंट है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की, जनतांत्रिक समाज की। कह रहा है वो सेंटर्ड अराउंड होती है, वो पूरी की पूरी फोकस्ड होती है। सेंटर अराउंड मतलब किसी चीज़ सेंटर के चारों तरफ फोकस्ड होना। वो किसके चारों तरफ फोकस्ड होती है? राइट्स के एक्सपेंशन के। आपके हक कितने ज़्यादा बढ़ेंगे उसी के ऊपर डेमोक्रेटिक सोसाइटी बड़ी होती जाएगी, है ना। अब कह रहा है आगे कौन कौन से राइट्स? सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स। सिविल मतलब सामाजिक, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो ये चारों राइट्स के ऊपर ही पूरी कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो उसका इवोल्यूशन होता है। अब ये कैसे होता है? लीड करते हुए, आगे ले जाते हुए, और किसकी तरफ? पीपल के एम्पावरमेंट की तरफ, लोगों के सशक्तिकरण की तरफ। एम्पावरमेंट का मतलब होता है किसी को पावर देना। समझे मेरे बात को? तो डेमोक्रेटिक सोसाइटियाँ जब बच्चे से बड़ा होती हैं, है ना, एक चाइल्डहुड से एडोलेसेंट स्टेज में आती हैं, जब मैच्योर होती हैं, तो वो कब होती हैं? जब उनमें लोगों के राइट्स एक्सपैंड होते हैं। जैसे जैसे राइट्स एक्सपैंड होते हैं, लोगों को पावर्स मिलती हैं और डेमोक्रेटिक सोसाइटी और ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ती जाती है। कहने का मतलब ये इवोल्यूशन सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में, इज सेंटर्ड अराउंड, उसकी वर्ब है पिंक कलर में। एक्चुअल में वर्ब यहाँ पे इज है, सेंटर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहा है ना। सेंटर किया नहीं गया, सेंटर्ड है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। सेंटर अराउंड होना मतलब फोकस्ड होना किसी चीज़ के ऊपर। एक्सपेंशन मतलब दायरे का बड़ा होना। एनलार्जमेंट बोल दो, इंक्रीज इन साइज बोल दो, है ना, दायरा बड़ा होना। लीडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब इवोल्यूशन सेंटर्ड अराउंड होता है इस तरीके से, तभी इवोल्यूशन हमें लीड भी कर रहा होता है लोगों के एम्पावरमेंट की तरफ। दो काम एक साथ हो रहे हों, पहले काम को मेन वर्ब बनाओ, दूसरे काम को कोमा लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बताओ, है ना। पीपीएस से प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। एम्पावरमेंट वर्ड बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है, ये बना है पावर से। एम प्लस में पावर लगा के आपने एक वर्ब बना दी, पावर देना, और एम प्लस में पावर यानी एम्पावर के आगे मेंट लगा के आपने नाउन बना दिया, पावर देने का काम, सशक्तिकरण, हिंदी में बोलते हैं सशक्तिकरण। बड़े आगे वर्ब नाउन फॉर्म्स को पकड़ना सीखो। कह रहे डेमोक्रेटिक नेशंस रिस्पेक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स फॉर मॉरल एंड इंस्ट्रूमेंटल रीजन्स। कह रहे जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस है दुनिया में, चाहे इंडिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, सभी के सभी रिस्पेक्ट करते हैं किसी भी इंसान की और किसी भी ग्रुप के राइट्स को, है ना। और किस लिए? ऐसे रीजन्स की वजह से जो या तो मॉरल हैं और या फिर इंस्ट्रूमेंटल हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए। आया समझ में? किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में जाओगे, आपको पूरी आज़ादी होगी कुछ भी बोलने की, कुछ भी लिखने की, आपके ग्रुप को किसी भी तरीके से मीटिंग करने की। और ये मॉरली रीजन भी है इसके पीछे, और कई ऐसे रीजन्स भी हैं जो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी हैं, इंस्ट्रूमेंटल हैं, कंड्यूसिव है, सपोर्टिव हैं। चलिए, नेशंस की वर्ब है रिस्पेक्ट, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। इंस्ट्रूमेंटल आप जान चुके हो, जो किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी हो, जैसे थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर को नापने के लिए। आगे करें ड्यूटीज बोथ लीगल एंड मॉरल आर चेरिस्ड इन ऑर्डर टू रीइंफोर्स दोज राइट्स। अब करें जो ड्यूटीज़ है ना, जो फ़र्ज हैं, और किस तरह के? दोनों ही तरह के, लीगल भी और मॉरल भी। कुछ ड्यूटीज़ हमारी संविधान में लिखी हुई हैं और कुछ फ़र्ज हमारे मॉरल, हमारी संस्कृति हमें बताती है। कह रहे ये जो ड्यूटीज़ है ना, ये सहजी गई हैं, चेरिश की गई हैं, ये एम्बेडेड हैं, और किस लिए? इन ऑर्डर टू, इस काम को करने के लिए, और क्या? री इन्फोर्स करना, अच्छे से इन्फोर्स करवाना इन राइट्स को। तो पहले आते हैं हक, और हकों को इंश्योर कर सकें इसीलिए आती है ड्यूटीज़, है ना। तो ड्यूटीज़ की वर्ब है यहाँ पे आर चेरिस्ड। चेरिश मैंने आपको बताया था हार्बर का सिनोनिम है, लेकिन
अच्छे कॉन्टेक्स्ट में। चेरिश का मतलब होता है सहेज के, संजो करके रखना। हार्बर का मतलब होता है किसी गलत चीज़ को मन में रखना, है ना। तो ड्यूटीज तो अच्छी चीज़ है। अच्छा चलिए, अब ये देख लेना, इन ऑर्डर टू, ये स्ट्रक्चर आपको बहुत बार दिखेगी। इन ऑर्डर टू, इन अ बिड टू, सो एज टू और विद अ व्यू टू। चारों का मतलब होता है इस काम को करने के लिए। ड्यूटीज आर चेरिस्ड इन ऑर्डर टू रीइंफोर्स, यहाँ पे इन ऑर्डर टू की जगह पे इन अ बिड टू या सो एज टू या विद अ व्यू टू भी आ सकता था। अब इसमें याद रखने वाला क्या है, चारों स्ट्रक्चर तो एक जैसी हैं, है ना, चारों ही किसी काम के ऑब्जेक्टिव को बताती हैं। याद रखने वाला सर ये है, इनके बाद में आती है वर्ब की बेस फॉर्म। जैसे यहाँ है वो री इन्फोर्स, अगर विद अ व्यू टू यूज़ कर रहे हो तो बेस फॉर्म मत लगाना, यहाँ पे आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना सीखो। चारों का मतलब एक, चारों के आगे बेस फॉर्म आती है सिवा विद अ व्यू टू के, इसके आगे आता है जिरंड, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं विद अ व्यू टू reinforcing those rights। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा द ऑब्लिगेशंस ऑफ द इंडिविजुअल टू द कलेक्टिव मस्ट बी अंडरस्टूड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। कह रहे जो फर्ज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं किसी भी आदमी के, किसी भी इंसान के, इंडिविजुअल के, और किसके सामने, कलेक्टिव के सामने, पूरे समाज के सामने। द कलेक्टिव का मतलब होता है समाज, सोसाइटी। तो कह रहे किसी भी समाज के सामने किसी भी इंडिविजुअल के जो फर्ज हैं वो समझे जाने चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में, इसी सिचुएशन में, है ना, इसी कॉन्टेक्स्ट में। अब वो कॉन्टेक्स्ट बताएगा। कह रहा राइट्स एंड ड्यूटीज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर जस्ट एज रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद फ्रीडम। जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, जो आपके हक और आपके फर्ज हैं, वो पूरक होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। और किस तरीके से, जस्ट एज, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फ्रीडम के साथ में, आज़ादी के साथ में। तो ऐसे आपको समझना है, राइट्स और आपके ड्यूटीज़ को अलग अलग नहीं समझना है, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, है ना, ऐसे इनको समझा जाना चाहिए। राइट्स एंड ड्यूटीज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद फ्रीडम। चलिए स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटेंस की। ऑब्लिगेशंस की वर्ब है मस्ट बी अंडरस्टूड, पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब लगा के। राइट्स एंड ड्यूटीज़ की वर्ब है कॉम्प्लीमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, वर्ब है कम्स। यहाँ पे ये क्यों लगा सेमीकोलन, संडे को वीडियो मिल जाएगी आपको, मैंने पंक्चुएशन आपको आधा तो करवा दिया, कोमा वोमा लगाना। अब जो बाकी बचे हुए साइन है वो इस संडे को आपको मिल जाएंगे। राइटिंग स्किल कोर्स में ये वीडियो हो चुकी है 2 दिन पहले, आपको संडे को यूट्यूब पे मिलेगी। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सिचुएशन या सर्कमस्टेंस। अब ये कॉम्प्लीमेंट नाम के वर्ड की तरफ नज़र डालेंगे थोड़ा सा। इसका मतलब होता है पूरक होना। जैसे मियाँ बीबी होते हैं ना, वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के, पूरक होते हैं, है ना, फुलफिल करने वाले, एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले। लेकिन इस कॉम्प्लीमेंट वर्ड को इस कॉम्प्लीमेंट वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। ये कॉम्प्लीमेंट में लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है सर, ई, बीच में क्या आ रहा है, ई, ठीक है, इसको लाल कर देते हैं, ई। इसमें क्या आ रहा है, आई। दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। ये जो आई वाला वर्ड है ना, इसका मतलब होता है नाउन और वर्ब फॉर्म दोनों में प्रेज, प्रेज या प्रेज करना, है ना, प्रेज या तो प्रशंसा, या टू प्रेज वर्ब फॉर्म में प्रेज करना। अगर कोई आपको अच्छा दिख रहा है, आपने उसको बोल दिया बड़े अच्छे लग रहे हो आज, तो आपने उसको एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया है या कॉम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये दोनों वर्ड्स अलग हैं, ये प्रशंसा और ये फुलफिलमेंट, है ना, वर्ब फॉर्म में। चलिए आज के क्विज में यूज करेंगे इसको। कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी sought to suggest a dichotomy between the rights and duties of citizens when he said last week that the country had wasted a lot of time fighting for rights and neglecting one's duties। अब बता रहा है ये जो पूरी कहानी इसने इतनी बोली है जोर जोर से, अब इस कहानी का पूरा बैकग्राउंड क्या है, किसने इसको भड़का दिया, है ना, आर्टिकल लिखने वाले को। कह रहा मोदी साहब ने कुछ कर दिया। पीएम मोदी ने क्या किया, कोशिश की इन्होंने सजेस्ट करने की, ये जो है एडवाइस देने की, और किसको, एक डिकोटमी को। डिकोटमी का मतलब क्या होता है, सेपरेशन, दो चीज़ों का बाइफर्केशन, अलग अलग कर देना। तो पीएम मोदी ने कोशिश किया कि वो सजेस्ट करें, वो एडवाइस करें एक सेपरेशन को, एक अलगाव को, डिवीज़न को, राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच में सिटीजन्स के। और कब, जब उन्होंने पिछले वीक कह दिया, ही सेड दैट, वो ये कि कंट्री ने वेस्ट कर दिया है बहुत सारा वक्त फाइट करने के लिए, राइट्स के लिए, है ना, और नेगलेक्ट करते हुए वंस की ड्यूटीज़ को, किसी भी इंसान के फ़र्ज़ों को। तो ऐसा हुआ है। मोदी साहब ने यही बोल दिया कि आप लोग जो है ना अपने फ़र्ज़ के लिए तो आगे आते नहीं हो, है ना, नेगलेक्ट कर देते हो, और सारा सारा टाइम आप जो अपने हकों को, राइट्स को जो है पाने के लिए फ़ाइट करते हो। तो ऐसा जब इन्होंने बोला तो इन्होंने फ़र्ज और अधिकारों के बीच में एक डिकोटमी यानी कि सेपरेशन दिखाया। ऐसा करके इन्होंने अलग अलग इनको कर दिया। मोदी साहब की वर्ब है सोट, ही की वर्ब है सेट, कंट्री की वर्ब है हैड वेस्टेड, पास्ट परफेक्ट टेंस में,
नेगलेक्ट करना मतलब दरकिनार करना, नज़रअंदाज करना, है ना, किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को समझ गए ना, ध्यान ना देना। अब ये वर्ड को देखेंगे, डाइकोटमी, डिकोटमी बोलते हैं, डाइकोटमी बोलते हैं, दोनों तरह की प्रोनाउंसिएशन है इसके। ये बना डाई से, डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, तो मतलब हो गया इसका बाय सेक्शन, दो, किसी भी चीज़ को दो पार्ट्स में तोड़ देना। जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है वो डाइकोटमस है, कैसे, एक लोकसभा एक राज्यसभा, समझ रहे हो ना, दो पहलू हैं उसके, दो अलग अलग सेपरेशन है उसका है ना। तो ये हमारे जो फेडरल सिस्टम है वो भी डाइकोटमस है, जैसे सेंटर भी है और स्टेट भी है। तो इसी को कहते हैं डाइकोटमी, सेपरेशन लाना, बाइसेक्शन करना, किसी चीज़ को दो हिस्सों में तोड़ देना। चलिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स, आज नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, हिज स्पीच वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही और अदर हिंदुत्व प्रोटैगनिस्ट हैव कॉल्ड फॉर अ फोरग्राउंडिंग ऑफ ड्यूटीज ओवर राइट्स। अब इसको ये दिक्कत क्यों हुई पीएम मोदी से, ये आगे बताएगा। कह रहा है उसकी स्पीच जो है पहली नहीं है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है जब इन्होंने ऐसा कुछ बोला है। कह रहा है और कब, जब इन्होंने या फिर हिंदुत्व प्रोटैगनिस्ट ने, जो दूसरे हैं, प्रोटैगनिस्ट मतलब सपोर्टर, चैंपियंस, ऐसे लोग जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, है ना। कह रहा है ये पहली दफ़ा नहीं है, ये स्पीच फर्स्ट दफ़ा नहीं हुई है, पहली दफ़ा नहीं हुई है जब इन्होंने, साहब ने, मोदी साहब ने, या फिर हिंदुत्व के दूसरे चैंपियंस ने, दूसरे सपोर्टर्स ने कॉल फॉर किया है, डिमांड किया है ड्यूटीज़ के फोरग्राउंडिंग को राइट्स के ऊपर। फोरग्राउंड करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आगे ग्राउंड करना, किसी भी चीज़ को आगे लाना, हाईलाइट करना। तो पहली दफ़ा नहीं है किसी ने ड्यूटीज़ को राइट्स के ऊपर प्रायोरिटी या हाईलाइट जो करके बताया है। आया समझ में। स्पीच की वर्ब है वॉज, ही और हिंदुत्व प्रोटैगनिस्ट दोनों जुड़े हुए हैं और नाम की कंजंक्शन से, इन दोनों की वर्ब है हैव कॉल्ड फॉर। फॉर ग्राउंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना, आगे लाना। अगर आप फोटोग्राफी करते हो तो आपको पता होगा, आप एक बैकग्राउंड बनाते हो, फिर एक चीज़ को आगे लाते हो, आगे वाली चीज़ को हाईलाइट करते हो, बैकग्राउंड को ब्लर करते हो, तो इसी को फोर ग्राउंडिंग बोलते हैं फोटोग्राफी में, है ना। वहीं से वर्ड आप पकड़ सकते हो। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड फॉर करना, रिक्वेस्ट फॉर करना, लेकिन याद रखें डिमांड और रिक्वेस्ट के आगे कभी फॉर नहीं आता। ये तीनों सिनोनिम है एक दूसरे के, कॉल फॉर, डिमांड और रिक्वेस्ट, है ना। लेकिन इन दोनों के आगे फॉर मत लगाया ना, कॉल के आगे फॉर आता है वर्ब फॉर्म में। जैसे द फार्मर्स हैव कॉल्ड फॉर लोन वेवर्स, फार्मर्स ने कॉल फॉर किया है, डिमांड किया, रिक्वेस्ट किया लोन के वेवर्स का, कर्ज की माफ़ी का। लोन वेवर मतलब लोन को वेव यानी माफ़ कर दिया जाए। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे जैसे ही डिमांड लगाओगे या डिमांडेड लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप क्या करोगे, इस फॉर को यहाँ से निकालना पड़ेगा, हैव डिमांडेड बिना फॉर के। और उसी तरीके से रिक्वेस्ट भी लगाओगे तो रिक्वेस्टेड के बाद में भी फॉर को निकालना पड़ेगा। सवाल ये आएगा, सर ये एक पेयर तो मैं सीख गया, कॉल के बाद में फॉर, डिमांड और रिक्वेस्ट के बाद में नहीं, और कौन से पेयर हैं ऐसे जो मुझे याद करने चाहिए, समझने चाहिए। तो आपको दिखा देते हैं। 14 पेयर्स हैं। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर वाली सीरीज़ में पार्ट नंबर 35 चलाओगे प्रीपोजिशन, तो वहाँ सिखाया हुआ है 35 या 36 नंबर पार्ट में। सीक के बाद में फॉर नहीं आता, लेकिन लुक फॉर के बाद में, मतलब लुक फॉर बनता है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। वैसे ही अपोज है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट टू, अपोज के बाद में टू मत लगाना, इक्वल इक्वेट टू होता है। अवेट के बाद में फोर नहीं आता, लेकिन वेट के बाद में फोर आता है, मतलब दोनों का एक ही है ना। कंप्राइज के बाद में ऑफ नहीं आएगा, लेकिन कंसिस्ट के बाद में ऑफ आ जाएगा। दिमाग में बिठाना है, बोल बोल के देखो, 14 ही तो हैं और इसी में से क्वेश्चन बनेंगे और शर्तियाँ बनेंगे क्वेश्चंस, देखोगे आप खुद अपने एग्जाम्स में मिलेंगे आपको। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका एक आप। चलिए, आज के क्विज में यूज़ होगा ये कॉन्सेप्ट। कह रहा है एक चीज़ याद रखना, ये और वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ईदर और या नीदर नोर से कभी दो नाउन जुड़ जाएं तो वर्ब जब चेक करनी हो तो वर्ब लगेगी जो और या नीदर नोर के बाद में जो नाउन आ रहा है उसके हिसाब से। वर्ब किसके पास है यहाँ पे, ही के पास में है या हिंदुत्व प्रोटैगनिस्ट के पास में है। सर हिंदुत्व प्रोटैगनिस्ट के पास में है, तो वर्ब जो है ही के हिसाब से नहीं लगेगी, वर्ब लगेगी इसके हिसाब से। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाओ, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाओ। ईदर और नीदर नोर दोनों के केस में आपको ऐसे ही चलाना होता है, समझ गए। चलिए, कह रहा है सर्विस एंड द सेक्रीफाइसेस ऑफ नेमलेस एंड फेसलेस नेशन बिल्डर्स हैव फॉर्म द बेड रॉक ऑफ द मॉडर्न इंडियन रिपब्लिक, बट देयर सेक्रीफाइसेस आर वर इंडीड फॉर राइट्स, डिग्निटी एंड ऑटोनमी। अब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की बात करेगा। कह रहे जो सेवा और जो बलिदान, जो सर्विस और जो सेक्रीफाइस उन नेमलेस और फेसलेस नेशन बिल्डर्स का था, ऐसे नेशन बिल्डर्स का जिनका नाम भी हमें नहीं पता, जिनका चेहरा भी हमने कभी देखा नहीं। कह रहा है ऐसे लोग जिन्होंने जान गंवाई ना देश के लिए, उन्होंने जो सर्विस और ये किया है, इसी सर्विस ने फॉर्म किया है बेड रॉक को।
बेड रॉक, मेन स्टे, कॉर्नरस्टोन, याद है ना? इन्हीं लोगों की सर्विस और सेक्रीफाइस ने फॉर्म किया है, बनाया है नींव को हमारे मॉडर्न इंडियन रिपब्लिक के, आज के इंडियन समाज के, है ना, इंडियन देश के। कह रहा बट उनके जो बलिदान थे वो वास्तव में थे किस चीज़ के लिए पता है आपको? एक तो हमारे हकों के लिए, दूसरे हमारी रिस्पेक्ट के लिए, और तीसरी हमारी फ्रीडम के लिए। तो कभी भी कोई भी स्वतंत्रता संग्राम होता है, फ्रीडम स्ट्रगल होती है, उसमें ऐसे नहीं होता कि हमारी ड्यूटीज़ फिक्स करो। सब स्ट्रगल्स में यही बोला जाता है हमारे राइट्स फिक्स करो, हमारी डिग्निटी फिक्स करो, हमारी इटोनॉमी हमें दो। आ गया समझ में? सेक्रीफाइसेस की वर्ब है फॉर्म्ड, बेडरॉक आप देख चुके हो। यहाँ पे सेक्रीफाइसेस की वर्ब है वर। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम, इसको ऑटोक्रेसी भी बोलते हैं, है ना, लिबर्टी भी बोलते हैं। ऑटोनॉमी मतलब लिबर्टी, डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। कह रहा है एनी नोशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज बीइंग एडवर्सरियल और हायरार्किकल इज सोफिस्टिक। कह रहा है कोई भी नोशन हो, कोई भी विचार हो, और किस चीज़ का? राइट्स और ड्यूटीज़ के, हकों के और फर्जों के होने का, और क्या होने का? या तो एडवर्सरियल या हायरार्किकल। देखिए एडवर्सरियल का मतलब होता है जो एडवर्सरी से फुलफिल हों, जो एडवर्सिटी से फुलफिल हों, जो एक दूसरे को अपोज करें। और हायरार्किकल का मतलब होता है जो एक हायरार्की में हो, जो एक सीक्वेंस में हो, पहले आप फिर आप फिर आप, है ना, ऐसे एक हायरार्की सी बन जाए। कह रहा है अगर कोई भी आपके दिमाग में ऐसा वहम है ना, वो वास्तव में एक वहम ही है कि ड्यूटीज़ और राइट्स जो हैं या तो हायरार्किकल होते हैं या एडवर्सरियल होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ये मामला अपने आप में ही सोफिस्टिक है, मिसलीडिंग है, डिसेप्टिव है। आ गया समझ में? इनमें कोई हायरार्की नहीं है, इनमें हाथ में हाथ मिला करके चलने का काम होता है, इनमें कोई दुश्मनी नहीं है, ये एक दूसरे के दोस्त है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नोशन की वर्ब है इज, है ना। हायरार्किकल मैंने आपको बता दिया, एडवर्सरियल मतलब अपोजिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी। चलिए ये सोफिस्टिक क्या है? देखिए सोफिस्ट्री नाम का एक वर्ड समझें, ये बना है सॉफ नाम की जो है इडियम, जो है रूट वर्ड से। सॉफ का मतलब होता है बुद्धिमानी, है ना, विजडम। सोफिस्ट्री का मतलब होता है डिसेप्शन। जब आप अपनी बुद्धिमानी, अपनी बोलने की कला को यूज़ करके किसी को डिसीव करते हो, किसी को पागल बनाते हो, तो वो बन जाती है सोफिस्ट्री। ठीक है, गलत आप मिसलीड करते हो, और क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज ज़्यादा है। तो ये सोफिस्ट्री नाम का वर्ड बताता है। सोफिस्ट्री नाम के नाउन से ही हमने सोफिज्म नाम का एडजेक्टिव बनाया है, किसी भी चीज़ के डिसेप्टिव, मिसलीडिंग या स्पीशियस होने की क्वालिटी, किसी भी चीज़ की आपको बरगलाने की क्वालिटी। तो ये नोशन ही अपने आप में डिसेप्टिव है, बहुत ही मिसलीडिंग है, इस तरह का। समझ गए? बढ़े आगे, चलो। कह रहे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइन्स इक्वालिटी एंड फ्रीडम एज फंडामेंटल राइट्स along with the right against exploitation, freedom of religion, cultural and educational rights and the right to constitutional remedies। अब क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती हैं? कह रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड हैं, अंदर बसी हुई हैं, डीप सीटेड, डीप रूटेड, एम्बेडेड हैं, इनहेरेंट हैं। और क्या चीज़ें? इक्वालिटी और फ्रीडम। और कैसे? फंडामेंटल राइट्स के तौर पे, मूल अधिकारों के तौर पे। और किसके साथ में? इस राइट के साथ में पहला राइट है जो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ जो आपका राइट है, कोई भी आपको एक्सप्लॉइट ना कर सके। दूसरा आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कोई भी रिलीजन के पर्सन हो, ये देश में आपका स्वागत है, देश आपका है। और कल्चरल भी और एजुकेशनल राइट्स भी हैं। और कह रहा है जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का, जो सबसे बड़ा राइट है कि आपका कोई भी राइट अगर एक्सप्लॉइट होता है, वायलेट होता है, तो आप जज साहब के पास जा करके रेमेडी वाला राइट ले सकते हो, जिसमें आपको, समझ गए ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपके राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट के पास जाकर के अपना हक मांग सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इनहेरिटेड हैं, इंश्राइंड हैं। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन की वर्ब है इंश्राइन। इंश्राइन करना मतलब अपने अंदर बसाना, है ना। इंश्राइंड मतलब अंदर बसा हुआ, थर्ड फॉर्म में। राइट के बाद में हमेशा टू लगाएं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, राइट ऑफ नहीं, राइट टू। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, है ना। रेमेडी मतलब उपचार, क्योर, हीलिंग, किसी भी चीज़ का इलाज कराता है उसकी रेमेडी। अब ये थोड़ा सा मैं पॉलिटी में जा रहा हूँ, है ना। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये सब चीज़ें आपको पॉलिटी में पढ़नी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा बहुत जीएस पढ़ते हो तो ये सारे अधिकार आप जानते हो अच्छे से। कह द डीपनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी has led to an expansion of rights. Education, information, privacy, etc. are now legally guaranteed rights. कह रहे जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी डीप हुई, गहराती गई और मैच्योर हुई, ये हमें लीड टू कर गया, ये काम हमें आगे ले गया बड़े दायरे की तरफ, एक्सपांशन की तरफ हमारे राइट्स के। अब कैसे? ये सारे तरह के जो राइट्स है ना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू प्राइवेसी, कह रहे ये सारे अधिकार जो हैं आज हमारे लीगली गारंटेड अधिकार हैं, हमें संविधान में आज़ादी के बाद मिले हैं। आया समझ में? डीपनिंग का मतलब है गहराना। डीपनिंग की वर्ब है हैज़ लेड टू,
वर्ब के आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है, नाउन है, जीरेंड का काम कर रहा है ना। जीरेंड की वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। जीरेंड और इन्फिनेटिव जब भी सब्जेक्ट का काम करें वर्ब हमेशा कैसी दी जाएगी सर? उनको सिंगुलर वर्ब दी जाएगी। ये तीनों प्लूरल हैं तो वर्ब इनकी आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा द स्टेट्स फिडेलिटी टू दीज राइट्स इज टेन्यूअस एट बेस्ट। कह रहा जो इंडियन स्टेट है ना, इसकी जो फिडेलिटी है, इसकी जो वफा है, इसकी जो लॉयल्टी है, इसका जो फेथ है, बिलीफ है, इन सभी अधिकारों में वो टेन्यूअस है, बहुत महीन है, अगर आप एट बेस्ट सिनेरियो की बात भी करें। तो हमारा स्टेट जो है ना, ये सभी अधिकारों को वैसे तो मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा फॉलो नहीं करवाता है। आप देखोगे कि बहुत टेन्यूअस फॉलोइंग होती है, फिडेलिटी बहुत कम है गवर्नमेंट की। फिडेलिटी की वर्ब है इज। टेन्यूअस का मतलब होता है कमजोर, स्लिम, डेलिकेट, फ्रेजाइल। इस वर्ड को आप कर चुके हैं। फिडेलिटी का मतलब होता है वफा, लॉयल्टी या फेथ। अब कैसे है भाई? कह रहा सिटीजन्स आर जनरली ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी एंड द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री एंड दैट इज ट्रू फॉर इंडिया दो देर इज नो कॉन्स्क्रिप्शन। कह रहे किसी भी समाज के जो नागरिक है, सिटीजन्स हैं, जनरली वो ड्यूटी बाउंड होते हैं, वो बंधे होते हैं फर्ज में, ड्यूटी बाउंड होते हैं। और किस लिए भाई? प्रोटेक्ट करने के लिए, महफूज करने के लिए, हिफाजत करने के लिए देश की इंटेग्रिटी यानी कि एकता को और सोवरेनिटी यानी संप्रभुता को। सोवरेनिटी मतलब आज़ादी, इंटेग्रिटी मतलब यूनिटी। तो सारे सिटीजन जो हैं इस काम को करने के लिए ड्यूटी बाउंड हैं। और ये जो है ना, ये ट्रू है इंडिया के लिए भी। और करेक्ट, हालांकि हमारे देश में कोई भी कॉन्स्क्रिप्शन नाम की चीज़ नहीं है। आया समझ में? कॉन्स्क्रिप्शन अभी आपको बता दूंगा मैं, सेंटेंस समझ लो। तो इस तरीके से हम ड्यूटी बाउंड होते हैं, देश की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पे आंच नहीं आने देंगे। और ये इंडिया के लिए भी ट्रू है, हर कंट्री के लिए ट्रू है, बस इंडिया में कोई कॉन्स्क्रिप्शन नहीं होता। अब ये कॉन्स्क्रिप्शन नाम का वर्ड देखें, इसका मतलब होता है एक ऐसा लॉ जो मैंडेटरी सर्विस करवाए आपसे आर्म्ड फोर्सेज में। बहुत सारी कंट्रीज़ में कॉन्स्क्रिप्शन का लॉ है, जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इजराइल, यानी कि इजराइल। अगर आप इजराइल में हो, शायद 18 या 20 साल तक आपको 2 साल की कंपलसरी सर्विस कर ही देनी है मिलिट्री के अंदर, है ना। चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 2 साल फौज में, किसी भी, है ना, फौज में, नेवी में, एयरफोर्स में आपको जाकर के अपनी सर्विसेज देनी ही पड़ेंगी। इस लॉ को बोला जाता है कॉन्स्क्रिप्शन। ये एक वन वर्ड है ना, मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस का। यूएस में भी ये लॉ है, लेकिन यूएस में तब लागू होता है जब वहाँ पे वॉर आती है। अगर वॉर आती है तो वहाँ की गवर्नमेंट कॉन्स्क्रिप्शन को इवोक कर देती है। इंडिया में ऐसा कोई लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ। चलिए, फिडेलिटी की वर्ब है इज, सिटीजन्स की वर्ब है आर, दिस की वर्ब है इज, कॉन्स्क्रिप्शन की वर्ब है इज। कॉन्स्क्रिप्शन क्यों आया इसके बाद में? क्लोज आपका देर से शुरू हो रहा है, डमी सब्जेक्ट से। वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखा जाता है जब भी देर से क्लोज शुरू होता है। चलिए, ये वन वर्ड है, याद कर लेना। और इसमें कुछ देखने वाला मुझे लग नहीं रहा, है ना। चलिए, कह रहा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज एक्सपेक्टेड इंक्लूड अ ड्यूटी टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड एंड टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। कह रहे इसके अलावा जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हैं वो जो है हमसे एक्सपेक्टेड है, जो हमसे आशा की जाती है। कह रहा वो इंक्लूड करती हैं, एक ड्यूटी है जो है प्रमोट करने की हार्मनी और ब्रदरहुड को, समाज में हार्मनी को, कोऑपरेशन यानी सौहार्द को, और ब्रदरहुड यानी भाईचारे को। और डेवलप करने की है साइंटिफिक टेम्पर को। साइंटिफिक टेम्पर मतलब वैज्ञानिक मिजाज। आप चीज़ों में साइंटिफिक टेम्पर लाएं, अंधविश्वासी ना हो जाएं, है ना। ये भी हमारी ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है कि साइंस में बिलीव करना है आपको, अंधविश्वास में नहीं करना है। ह्यूमनिज्म में बिलीव करें, मानवता में बिलीव करें, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हो आपके अंदर। एक क्यूरियस आपका जो है आउटलुक होना चाहिए हर चीज़ को लेकर के। ऐसा नहीं है इस किताब में लिखा है तो मान लूँगा, नहीं नहीं, आपको स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रखनी है। लिखा है तो क्यों लिखा है, क्यों सही है और क्यों गलत है। तो ये चीज़ें हमसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख करके एक्सपेक्ट करता है हमसे। ड्यूटीज़ की वर्ब है इंक्लूड, एक्सपेक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ड्यूटीज़ जो हमसे एक्सपेक्टेड हैं। साइंटिफिक टेम्पर मतलब जो है वैज्ञानिक मिजाज, टेम्पर का मतलब होता है मिजाज। ह्यूमनिज्म आप जानते हैं। ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा, इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है फ्रेटर्निटी। चलिए, अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ब्रदरहुड के लिए फ्रेटर्निटी और सिस्टरहुड के लिए कौन सा वर्ड होता है? सोच के बताओ ज़रा। और क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एग्जाम में, कहीं पे मैंने इसको देखा था और वहीं से मैंने सिस्टरहुड नाम का वर्ड भी पकड़ लिया। चलो, इसको बोलते हैं सोरोरिटी। याद रख पाओगे तो अच्छा है, इसको नहीं तो मैं आपको कभी ना कभी रिवीजन करवा दूंगा, वोकैब शीट में भी डाल देंगे इसको। सिस्टरहुड मतलब सोरोरिटी, ब्रदरहुड मतलब फ्रेटर्निटी, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। चलिए, भाईचारा और बहनचारा। कह रहे
Any shift in the state policy emphasis from rights to duties will be absurd and a disservice to many for whom the realization of even fundamental rights is still a work in progress. कह रहा कोई भी शिफ्ट जो है, कोई भी बदलाव जो है, और किस में, स्टेट की पॉलिसी के एम्फेसिस में, स्टेट की पॉलिसी के स्ट्रेस में, स्टेट की पॉलिसी की प्रायोरिटी में। कह रहा कोई भी जो शिफ्ट है ना, और कहाँ से, राइट से ड्यूटीज़ की तक, हमारे हकों से हमारे फ़र्ज़ों तक, है ना। कह रहा है ये अब्सर्ड होगा, बड़ा ही बेवकूफ़ाना होगा, ल्यूडिकुलस होगा, रिडिकुलस होगा, और ये डिसर्विस भी होगा, डिसरिस्पेक्ट भी होगा, इंसल्ट भी होगा उन बहुत सारे लोगों के लिए जिनके लिए जो रियलाइजेशन है, जो साकार करने का काम है। रियलाइजेशन मतलब साकार करना, किसी चीज़ को रियल बनाना, जो साकार करने का काम है, यहाँ तक कि उनके फंडामेंटल राइट्स को भी, वो काम अभी भी स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी भी जारी है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आया समझ में? तो अगर स्टेट अपना एम्फोसिस राइट से ड्यूटीज़ पर ले आए और ऐसा शिफ्ट करे, तो ये शिफ्ट अपने आप में बेवकूफ़ाना है। पहले स्टेट्स को राइट्स को इंश्योर करना है, फिर ड्यूटीज़ को आगे लाना है ना, या हाथ में हाथ मिल करके दोनों आगे आएंगे। कह रहा है और अगर कर भी देती है ना स्टेट, ये अपने आप में एक डिस सर्विस होगा। डिस प्लस में सर्विस, सर्विस मतलब सेवा, डिस सर्विस मतलब इंसल्ट। तो ये अपने आप में एक अपमान होगा उन लोगों का जिनके राइट्स फंडामेंटल अभी तक उनको नहीं मिले हैं, और जो आज भी कोशिश कर रहे हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को पाने के लिए हमारे देश में। शिफ्ट की वर्ब है विल बी अब्सर्ड पैसिव वॉइस में, रियलाइजेशन की वर्ब है इज, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो चीज़ अभी जारी है, पूरी भी नहीं हुई है। डिसर्विस मतलब आपके लिए इंसल्ट हो या इनजस्टिस हो। रियलाइजेशन नाम के वर्ड को देख लो। देखिए रियलाइज नाम की वर्ब के दो मीनिंग होते हैं। पहला तो किसी चीज़ की अनुभूति होना, किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस आना, अंडरस्टैंड करना किसी चीज़ को। मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, 1-1.5 घंटे बाद घंटी बजी आपके कान में, दिमाग में, तो आपको समझ में आया, तो वो जो घंटा बजा ना आपके दिमाग में, वो आपका रियलाइजेशन है। आपने रियलाइज़ किया कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। आपने कोई गलती की है, आपको बहुत बताया, फिर आप समझे आपने क्या गलती किया, तो यू रियलाइज योर मिस्टेक, है ना। एक तो मीनिंग होता है रियलाइज वर्ब का ये। दूसरा होता है किसी चीज़ को साकार करना, मूर्त रूप देना, रियलाइज करना, रियल रूप फॉर्म में लाना। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। सडनली ही रियलाइज्ड दैट हिज वॉलेट हैड बीन पिक्ड। अचानक से उसको अनुभूति हुई, उसको अंडरस्टैंड हुआ, उसको अवेयरनेस आई कि उसका वॉलेट जो है चुराया जा चुका है, पिक किया जा चुका है। मतलब उसको वॉलेट जो पिक समझते हो ना, पिक करना मतलब क्या बोलते हैं उसको, जेब कतरे जो निकालते हैं ना, पॉकेट पिकिंग कहते हैं उसको। वॉलेट को पिक कर लिया गया, निकाल लिया गया है। ये तो हो गया पहला वाला मीनिंग। अब दूसरा वाला देखो, शी इज़ वर्किंग डे एंड नाइट टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ हर फादर। वो दिन रात काम कर रही है, मेहनत कर रही है साकार करने के लिए अपने पापा के सपने को। तो यहाँ पे रियलाइज का मतलब साकार करना, मेक समथिंग रियल। एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं, आपको दोनों पकड़ने हैं, और ख़ास करके ऐसे वर्ड्स जो कॉमनली आप देखते हो। चलिए, कह रहा है एन एनलाइटेंड सिटीजनरी इज क्रिटिकल टू प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस। कह रहा है एक समझदार, एनलाइटेंड, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी जो है, सिटीजनरी का मतलब होता है सारे सिटीजन्स का ग्रुप। कह रहा है एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स का जो ग्रुप है ना, वो बड़ा ही क्रिटिकल है, बड़ा ही ज़रूरी है। और किस लिए भाई? प्रोग्रेस के लिए और अच्छे प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गवर्नेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो अच्छा अगर इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी होगा तभी अच्छे से देश चल पाएगा। सिटीजनरी की वर्ब है इज, क्रिटिकल टू आप जानते हैं, इसके बाद में या तो नाउन आता है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। क्रिटिकल टू, एसेंशियल टू, है ना, की टू। एनलाइटेंड मतलब जो, देखो याद, अब इस वर्ड को आपको समझना पड़ेगा कैसे बनाया गया है। लाइट मतलब प्रकाश, एनलाइटन यहाँ से एक वर्ब बना दिया आपने, किसी चीज़ पे प्रकाश डालना या किसी को इन्फॉर्म या एजुकेट करना। उसके दिमाग के अंधेरे में आपने प्रकाश डाला, रोशनी डाली, एनलाइटन कर दिया, उसको आपने एजुकेट कर दिया। अब इसी से ही एनलाइटन से ही इसकी थर्ड फॉर्म हमने एडजेक्टिव बनाई हुई है, एनलाइटेंड। जो आदमी एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, वेल इन्फॉर्म्ड है, जो सब कुछ समझता है। आ गया समझ में? एनलाइटेंड लाइट से बना है, एनलाइटन और एनलाइटेंड एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए एक कॉन्सेप्ट और आपको और करवा दें यहाँ पे। सिटीजनरी की वर्ब आप देख रहे हो इज, सारे सिटीजन्स के ग्रुप को बोलते हैं सिटीजनरी, अ ग्रुप ऑफ ऑल सिटीजन्स। ऐसे हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ग्रुप्स को डिनोट करते हैं और उनकी वर्ब्स आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो पहला ग्रुप है ये वाला, पॉपुलेशन, वर्कफोर्स, सिटीजनरी, पब्लिक, कम्युनिटी और मैन पावर। इनके मीनिंग आप जानते हो। पॉपुलेशन मतलब आबादी, मैन पावर मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, कम्युनिटी मतलब समाज, सिटीजनरी मतलब बताया आपको अभी वर्कफोर्स, मैन पावर एक दूसरे के सिनोनिम है, पब्लिक मतलब लोग। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स ले लेते हैं। आप प्रेफर करेंगे इनके साथ में सिंगुलर, एग्जाम में लगा रहे हैं तो सिंगुलर, वैसे इनके साथ में प्लूरल आ जाती है, गलत नहीं होती है, आना दोनों सही है। दूसरा पीपल और जेंट्री, ये दोनों हमेशा प्लूरल होंगे, हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। जेंट्री का मतलब होता है कुलीन लोग, बड़े बड़े लोग, किसी भी शहर के रईस ज़्यादा, है ना,
जेंट्री, जेंट्री मतलब सबसे पैसे वाले लोग, अरिस्टोक्रेट भी बोलते हैं इनको। और तीसरा हमारे पास है जो सिंगुलर और दोनों प्लूरल वर्ब्स ले लेते हैं, सिंगुलर का मीनिंग कुछ और है, प्लूरल का कुछ मीनिंग और कुछ और है, ये है मेजॉरिटी, माइनॉरिटी और एरिस्टोक्रेसी। ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन्स कैसे होते हैं? जब एक साथ होंगे तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, जब अलग अलग होंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे, है ना। जैसे कि हर्ड है, जैसे कि टीम है, ऑडियंस है। तो ये कलेक्टिव नाउन्स हैं, आपको देखना है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से इनको वर्ब देनी है। ये पूरा एनालिसिस आपको दिखा रहा हूँ मैं एक साथ एक ही स्लाइड में, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलो, जेंट्री का खास ध्यान रखना, कुलीन लोगों के ग्रुप को बोलते हैं और हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है जेंट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा बट ड्यूटी इज़ नॉट समथिंग दैट वी सिटीजन्स और टू द स्टेट। कह रहा लेकिन हक ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इज़ नॉट समथिंग जो हम ओ करते हैं स्टेट को, जो हम हमारे स्टेट के यानी कि राज्य के जवाबदेही हैं। हक हमारे लिए हैं, ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब हो गया फ़र्ज, है ना। फ़र्ज जो है वो हमारे लिए हैं, ना कि राज्य के लिए यानी कि सरकार के लिए। ड्यूटी की वर्ब है इज़, सिटीजन की वर्ब है ओ। ओ का मतलब होता है किसी चीज़ को के लिए कर्जदार होना किसी और के सामने। जैसे आई ओ यू ₹50, मैं 50 रुपये का कर्जदार हूँ आपके लिए, मतलब मैं आपको 50 रुपये देने वाला बनता हूँ। आई ओ यू 50। अब ये ओ जो है डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स आप जानते हो जिनके दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये दोनों फॉर्म्स में लिखी जा सकती है। या तो आप यू लिख दे आई ओ यू 50, ओ समवन समथिंग बिना किसी प्रेपोजिशन के, और या लिख दें आई ओ ₹50 टू यू। जिसको ओ कर रहे हो अगर वो पहले आ गया तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, आई ओ यू 50। और जिसको अगर ओ कर रहे हो बाद में आया तो आपको बीच में उसको टू लगा के बताना पड़ेगा, आई ओ ₹50 टू यू। डाई ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे ही टू या फोर प्रेपोजिशन के साथ में चलती हैं। जैसे एक और वर्ब बता देते हैं आपको, टीच, किसी को कुछ पढ़ाना, है ना। आई विल टीच यू अ लेसन और आई विल टीच अ लेसन टू यू, दोनों का मतलब एक ही है। जिसको पढ़ाया गया अगर वो पहले आ गया तो कोई प्रेपोजिशन नहीं, अगर वो बाद में आया तो टू प्रेपोजिशन के साथ। तो ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, कई बार करवा चुका हूँ। फटाफट से 5 वर्ब्स ऐसी दिमाग में खोजो जो इसी फॉर्मूला को, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब, 2 ऑब्जेक्ट वाली वर्ब, 5 वर्ब्स है ना, बड़ी आसान है, खोजो दिमाग में और डालो कमेंट्स में जिनको याद है। चलिए आगे बढ़े। कह रहा द ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स टू द कलेक्टिव परस्यूट ऑफ अ नेशन कैन बी मीनिंगफुल व्हेन देयर राइट्स आर गारंटीड बाय द स्टेट। कह रहा है जो ऑब्लिगेशन है, जो फ़र्ज है इंडिविजुअल सिटीजन्स का, एक एक इंसान का, और किसके सामने? कलेक्टिव के सामने, समाज के सामने, और कलेक्टिव परस्यूट के सामने, पूरे समाज की इच्छा के सामने। परस्यूट मतलब इच्छा, और किसकी? एक नेशन की। कह रहा है ये जो ऑब्लिगेशन है ना, ये मीनिंगफुल हो सकता है, ये सार्थक तभी होगा जब उनके राइट्स गारंटीड होते हैं स्टेट के द्वारा, जब उनके हकों की गारंटी उनको मिली होती है। अगर हक किसी इंसान को नहीं दे रहे हो तो उससे कभी भी उसके फ़र्ज पूरे करने का ऑब्लिगेशन है, उससे मत जो है एक्सपेक्ट करना। आया समझ में? ऑब्लिगेशन की वर्ब है कैन बी, राइट्स की वर्ब है आर गारंटीड पैसिव वॉइस में। परस्यूट का मतलब होता है इच्छा, विश, डिज़ायर, क्वेस्ट, है ना, किसी चीज़ की चाह। कह रहा द सिटीजन हैज़ अ राइट टू यूज़ अ पब्लिक रोड एंड ए ड्यूटी टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। सिटीजन के पास एक राइट है यूज़ करने का पब्लिक की रोड को, और उसके पास हक, उसके पास ड्यूटी भी है, उसका फ़र्ज भी है ओबे करने का ट्रैफिक रूल्स को। जिस दिन आप उसको रोड से हटा दोगे, जिस दिन रोड तोड़ दोगे, रोड बनानी बंद कर दोगे, उस दिन वो आपके ट्रैफिक रूल्स को मानना भी बंद कर देगा। रोड है तो रूल्स है। आया समझ में? सिटीजन की वर्ब है हैज़। कह रहा द राइट एंड द ड्यूटी आर मीनिंगफुल ओनली इन कंजंक्शन। तो कह रहा है इसलिए हक और फ़र्ज मीनिंगफुल होते हैं महज जुगलबंदी में, कंजंक्शन में। ना हक अकेला सही, ना फ़र्ज अकेला सही, दोनों साथ में हो तभी अच्छे लगते हैं। दोनों की वर्ब है आर, मीनिंगफुल आप जानते हैं, इन कंजंक्शन मतलब इन कॉम्बिनेशन, जुगलबंदी में, साथ में। कह रहा द पीएम्स कमेंट्स come against this backdrop. Formal and informal restrictions on the rights of citizens are on the rise along with coercive powers of the state. कह रहा लेकिन जो पीएम का कमेंट आए हैं वो आते हैं इस बैकड्रॉप के साथ, इस पृष्ठभूमि, इस बैकग्राउंड सिनेरियो के साथ। अब वो कौन सा सिनेरियो है हमारे देश में? हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल रेस्ट्रिक्शन जो हैं, पाबंदियां जो हैं, और किस पे? हमारे हकों पे, हम सिटीजन्स के। कह रहा है वो बढ़ती ही जा रही हैं, आर ऑन द राइज, और किसके साथ में? साथ में अलॉन्ग विद कोअर्सिव पावर्स के, फुल ऑफ कोवर्जन वाली पावर्स के, फोर्सफुल पावर्स के, जो है हमारी स्टेट के।
तो पीएम मोदी के जो कमेंट्स आए हैं ना, जब देश में ये हो रहा है उस वक्त पे आए हैं जब हमारे देश में सरकार जो है इंडिविजुअल फ्रीडम पे बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रही है और कोर्सिव मेजर्स को यूज़ कर रही है हमारे सिटीजन्स के ऊपर। ऐसे एक वक्त पे मोदी जी का ये बोलना कि हक जो है अधिकारों से ज़्यादा, जो फ़र्ज जो है अधिकारों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यवश बात है, अनफॉर्चुनेट बात है। कमेंट्स की वर्ब है कम, फॉर्मल इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शन की वर्ब है आर, ऑन द राइज का मतलब है बढ़ते हुए, उफान पे, कोवर्सिव मतलब फुल ऑफ कोवर्जन, कोवर्जन का मतलब होता है फोर्स। जब भी कोई चीज़ कोवर्सिव होगी वो फोर्सफुल होगी, है ना, जबरदस्ती वाली होगी। कह द emphasis on duty along with the de-emphasis of rights also raises the specter of a descent into pre-republican norms in societal या social relations। कह रहा है अगर इसको मान लिया तो क्या गलती हो जाएगी हमसे। कह रहा है अगर हमने इम्फेसिस दे दिया ड्यूटी पे, अगर हमने सारा जोर डाल दिया हमारे फ़र्जों पे, और किसके साथ में, डी एम्फेसिस पे, राइट्स पे, अपने राइट्स पे, हक को, अपने हकों पे फोकस को कम कर दिया। कह रहा है अगर ऐसा कर दिया, कह रहा है यही काम जो है ना अपने आप में ये रेज करता है स्पेक्टर को, ये जगा देगा उस भूत को। स्पेक्टर का मतलब होता है भूत, उस घोस्ट को जो है एक डिसेंट का गोता लगाने का, प्लंज करने का प्री रिपब्लिकन नॉर्म्स में, देश की आज़ादी से पहले के रिपब्लिकन के प्री से पहले की नॉर्म्स में, हमारे सामाजिक रिलेशंस में, सोसाइटल रिलेशंस में। तो अगर देश आज़ाद नहीं हुआ था ना तो उससे पहले अंग्रेज भी यही बोलते थे, आपके फ़र्ज हैं पहले फ़र्ज पूरे करो, राइट्स वाइट्स हम देख लेंगे अपने आप, राइट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर यही काम फिर से कर दिया अब 70 साल बाद, 80 साल बाद, तो ये काम जो है अंग्रेज़ों के ज़माने के भूत जगा देगा, स्पेक्टर को जो है पैदा कर देगा, जिसमें हम गोता लगा जाएंगे उस तरह के प्री रिपब्लिकन नॉर्म्स में। समझ लो सेंटेंस की आत्मा को। एम्फेसिस का मतलब है रेजिस, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, स्पेक्टर मतलब भूत, घोस्ट, स्पिरिट, इसके लिए एक अच्छा वर्ड है अपैरिशन। भूत के लिए एक एडवांस वर्ड है अपैरिशन, है ना, भूत के लिए। डिसेंट का मतलब होता है गोता, डिसेंट इनटू, डिक्लाइन इनटू, प्लंज इनटू, है ना, गोता लगाना किसी चीज़ में। कह रहा द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया एज अ ट्रेडिशनली ट्रूली ड्रिवन सोसाइटी कैरीज विद इट द इनएस्केपेबल कनोटेशन of an exploitative division of labor and norms that are antithetical to communism। कह रहे जो सेलिब्रेशन है इंडिया का एक ट्रेडिशनली ड्यूटी ड्रिवन सोसाइटी के तौर पे, अगर इंडिया को ऐसे सेलिब्रेट करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी आज़ादी को, कि हम एक ऐसी सोसाइटी हैं जो ड्यूटी से ड्राइव होती हैं, जिसमें पहले हक आते हैं। कह रहे ये अपने साथ सेलिब्रेशन है ना कैरी करता है उस ना बच सकने वाली इनएस्केपेबल अनअवॉइडेबल कनोटेशन को, उस मिजाज को, कनोटेशन का मतलब होता है टोन, है ना, टोन, उस टोन को जो है एक एक्सप्लॉयटेटिव डिवीजन ऑफ लेबर की। डिवीजन ऑफ लेबर में एक्सप्लॉयटेशन होता है हमारे देश में, बहुत कम काम करके कुछ लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं और बहुत ज़्यादा काम करके लोग जो हैं बहुत कम पैसा कमाते हैं, कुछ के पास नौकरी ज़्यादा है कुछ के पास कम है। डिवीजन ऑफ लेबर और नॉर्म्स का, अगर आपने पुराने वाले धड़े से सोचा, इसी तरीके से इंडिया को सेलिब्रेट किया कि हम तो ड्यूटी ड्रिवन सोसाइटी है जैसी हज़ारों सालों से होती हैं, तो वही हमारे पास वर्ण व्यवस्था हमारे सामने फिर से खड़ी होगी, जिससे स्केप करना भी मुश्किल है, क्योंकि उसमें एक्सप्लॉयटेशन इस तरह का होता है। और नॉर्म्स भी वो खड़े होंगे, वो सभी के सभी नॉर्म्स जो एंटीथेटिकल हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जो अपोजिंग हैं, और किसके सामने, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के सामने, संवैधानिकता के सामने। आया समझ में। तो फिर से उस समाज की तरफ हमें नहीं जाना है आज़ादी से पहले वाले, जहाँ पे फ़र्ज सबसे ऊपर थे और अधिकार सबसे नीचे थे, ऐसा नहीं करना है। नॉर्म्स के लिए आया यहाँ पे दैट की वर्ब है आर। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है संविधानवाद, है ना। एंटीथेटिकल टू मतलब अपोज टू, कॉन्ट्राडिक्टरी टू, कंट्रेरी टू, कॉन्ट्रास्टेड टू, ये एंटीथेटिकल टू के सब सिनोनिम है, किसी चीज़ का बिल्कुल उल्टा होना। इनएस्केपेबल मतलब जो स्केप ना कर सको आप। सेलिब्रेशन की वर्ब है कैरी विद करना मतलब अपने साथ में लेके चलना, और कुछ देखने वाला है नहीं। कनोटेशन मतलब टोन, है ना, किसी भी चीज़ की फीलिंग, टोन। कह रहा नीडलेस टू से दैट इज़ नॉट प्रोग्रेस, कहने की ज़रूरत नहीं है, नीडलेस टू से, ये विकास नहीं है, इसको आप विकास नहीं कह सकते। आ गया समझ में। लास्ट में इसने तंज मारा है, टोंट मारा है अपनी जो है बीजेपी गवर्नमेंट पे। चलिए आर्टिकल पूरा हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। ऐसे आर्टिकल्स आपके दिमाग के आईने को और आपकी सोच को बड़ा करते हैं। अगर पॉलिटी आपने नहीं पढ़ी है ना तो आपको अजीब सा लगेगा ये, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुकी हो, लॉ पढ़ चुकी हो, तो ये आर्टिकल आपको सही से ट्रूली मेक सेंस करेगा आपके दिमाग में। क्विज की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चंस हैं, दे दूं आपको हिंट्स में? चलो पहले में तो देने की ज़रूरत नहीं है। मैंडेटरी सर्विस को क्या बोलते हैं जो आर्मी में कोई भी देश में करवाई जाती है? अच्छे से आपको पता है, चारों में से एक वर्ड आप निकाल लोगे। अब देखो जो वर्ड आप निकाल लो वो तो ठीक है, और जो बाकी के बच जाएँ उन वर्ड्स के मीनिंग भी निकालो दिमाग में।
सोफिस्ट्री, सोफिज्म, क्या होता है ये? फ्रेटर्निटी, सोरोरिटी, स्पेक्टर, ये कौन है भाई? भूत है क्या कोई? एपेरिशन, इसका सिनोनिम है या नहीं? तो ये चीज़ें भी आपको साथ साथ दिमाग में रखनी है ना, एक ही वर्ड आपको नहीं पकड़ना है। अब सेकंड में फिलर्स हैं, यहाँ पे चेक करके बताना है अपोज वर्ब कैसे काम करेगी, जेंट्री के साथ में किस फॉर्म में आएगी, और क्या अपने बाद में टू लेगी या नहीं लेगी। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट में करवा चुका हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल लो, वहाँ से निकल आएगा। चौथे में बताना है सो एज टू, विद अ व्यू टू, इन अ बिट टू और इन ऑर्डर टू। इन चारों में क्या फ़र्क होता है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो डिसाइड करेगा इन चारों में से क्या आ सकता है इस पूरे आर्टिकल, इस जो है पूरे सेंटेंस में। पांचवा मैंने आपसे पूछा ब्रदरहुड का बिल्कुल उल्टा क्या होता है, बहनचारे को। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, बहनचारे को क्या बोलते हैं, अभी बताया था वर्ड मैंने, अच्छे से आपको निकाल लो। छवें में आपको दो एरर्स मिलेंगी, पहली एरर आपको कहाँ मिलेगी, अब मैं ही बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, है ना। चलो बता दूं कि नहीं बताऊं। एक तो मिलेगी यहाँ, ढूंढो कहाँ रखी है, इसमें कैसे रखी है ना। और दूसरा और कंजंक्शन अपने बाद में कैसे वर्ब लेती है, इसको आपको डिसाइड करना है। इन दोनों जगह आपको एरर्स मिल सकती हैं। तो 6 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे इनके आंसर्स डाल रहा हूँ हिंट्स के साथ में। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। इस पूरे आर्टिकल में जो लिखा गया है उससे आप कितने वाकिफ़ हैं, है ना, कितना आप समझते हैं इस चीज़ को और कितना सपोर्टिव या क्रिटिकल हैं, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करें। 3 से 4 सेंटेंसेस में आपके हिसाब से हक पहले, अधिकार पहले, या दोनों साथ में, कैसे आप इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। मुलाकात होगी कल की वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, ये नंबर है व्हाट्सएप, आप इस पर रिप्लाई कर सकते हैं, आपको टीम रिप्लाई कर देगी कोर्स से रिलेटेड कुछ भी आपको जो पूछना हो। अंटिल देन साइनिंग आउट।